हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर एग, सिनर्जिड, सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल बनते हैं। जो सेंट्रल सेल होती है इसके न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। एग के साथ जो सिनर्जिड होते हैं उसमें फिलीफोम अपरेटस बनते हैं। फिलीफोम अपरेटस का फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना और पर्टिकुलर कुछ केमिकल सिक्रीट करना। इंटेगुमेंट की लेयर, इसके थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है और अपने साथ वो दो जनरेटिव न्यूक्लियस कैरी करती है जो मेल गैमेट कहलाते हैं। अब जो इसका स्टिमुलेशन है कि पोलन ट्यूब की जो गाइडेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? फिलीफोम अपरेटस जो सिनर्जिड के पार्ट है वो केमिकल सिक्रीट करेंगे, वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब होता क्या है, आप इसको ऐसे समझें कि पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन तक पहुंच गई है। माइक्रोपाइलर रीजन तक पहुंच गई है तो आप इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कलर का यूज कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये दोनों आपके मेल गैमेट है, मेल न्यूक्लियाई है, ये आपकी एग सेल है और अब ये पोलन ट्यूब कहाँ पर जाएगी? सिनर्जिड के अंदर एंटर करेगी। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ये दोनों न्यूक्लियाई आ जाते हैं। अब सिनर्जिड जो है इनको फर्दर गाइड करता है, मतलब पहले पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? वेजिटेटिव सेल मेल पार्ट की तरफ से, और पोलन ट्यूब को एक डायरेक्शन, एक केमिकल स्टिमुलेशन कौन देता है? फिलीफोम अपरेटस। पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन तक पहुंच गई। अब सिनर्जिड में ये अपने सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ये मेल गैमेट को क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। दोनों मेल गैमेट जो है, एक जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज होगा? सेंट्रल सेल से। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होगा? एग सेल से। लेकिन उससे पहले सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। फ्यूजन के बाद क्या होगा? अगर हम फ्यूजन के बाद का प्रोसेस समझें तो ये इसमें जाएगा तो यहाँ पर आपके 3 न्यूक्लियाई हो गए और यहाँ पर कितने हो गए? 2 न्यूक्लियाई। इसकी प्लोइडी कितनी हो जाएगी? 2n, और इसकी प्लोइडी फ्यूजन के बाद कितनी हो जाएगी? 3n। तो इसमें फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या बनेगा? आपका जाइगोट फ्यूजन के बाद। तो एंडोस्पर्म की प्लोइडी कितनी होती है? 3n एंजियोस्पर्म के केस में। तो वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है उसको बोलते हैं सिनगैमी, और वो प्रोसेस जिसमें एक मेल गैमेट आपके पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है उसको बोलते हैं आपका ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों इवेंट को एक साथ क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये इवेंट सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म का यूनिक, आप कह सकते हैं यूनिक फीचर है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी एंजियोस्पर्म ऐसा है ही नहीं कि जिसमें ऐसी इवेंट ना होती हो, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और उसमें पोलिनेशन का प्रोसेस हुआ है। तो इसको आप सिंपल समझ सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हम कैसे मान सकते हैं? सिनगैमी का मतलब जाइगोट फॉर्मेशन, जब एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब अब दूसरा मेल गैमेट आपके पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है? फ्यूज होता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है, अब जाइगोट जो है वो डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उससे पहले आप थोड़ा सा रिलेट करके समझें। जैसे हमने जब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया तो उसमें हमने साथ में इंटेगुमेंट की लेयर दिखाई, और उससे पहले वाले हमने डिस्कस किया यहाँ पे न्यूसेलस की लेयर प्रेजेंट होती है चारों तरफ जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? एम्ब्रियो सैक को डेवलपमेंट होने के लिए। अब न्यूसेलस तो यूज हो चुका। अब न्यूसेलस के बाद जो यहाँ पे जाइगोट बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? एंडोस्पर्म की सेल का। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसके सराउंडिंग में जो सेल है अब वो डिवाइड करेगी और किस में चेंज हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, उसके सराउंडिंग में जो सेल है वो किस में डिफरेंट चेंज होगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जो फूड स्टोर करेगी। वो फूड किस लिए स्टोर करेगी? जो भी जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो किसी किसी प्लांट में तो ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ पूरा क्या हो जाता है? यूज। किसी किसी में पूरा यूज नहीं होता। जैसे कोकोनट है, कैस्टर है, इनमें रिमेन रहता है। जैसे अब इसको आप ऐसे समझें कि ये हमारे पास एग सेल है। एंटीपोडल सेल जो होती है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर अब एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप हो रहा होगा। सिनर्जिड है वो भी क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। तो आपके पास एक्चुअल में क्या बचा है? यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और साथ में क्या बचा है? एग।
एग जो भी फर्टिलाइज्ड है जाइगोट की फॉर्म में है, तो जाइगोट जो है अब उसमें फर्दर डिवीजन शुरू होता है। तो उसके डिवीजन को हम कैसे समझ सकते हैं, आप इसको एम्ब्रियो सैक में ही समझे तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। एम्ब्रियो सैक, उसमें ये जाइगोट, और यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा एंडोस्पर्म का पार्ट है और यहाँ पे खूब सारा फूड प्रेजेंट है एंडोस्पर्म की फॉर्म में, और प्लोइडी कितनी है 3n। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है तो उसकी प्लोइडी n होती है, और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बन रहा है, मतलब ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बनता है, तो प्लोइडी कितनी होती है उसकी 3n। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब जो जाइगोट है अब उसमें डिवीजन शुरू होता है, तो जाइगोट में 2 सेल बनती हैं। जैसे कैसे कि जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो एक सेल से कितने सेल में चेंज हो गया, ये 2 सेल में, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि एपिकल सेल एक्चुअल में प्लूमूल रेडिकल का पार्ट बनाएगी, सर सूट एपिकल मेरिस्टम या आपकी रूट एपिकल मेरिस्टम का जो पार्ट होता है वो एपिकल सेल बनाती है। हाइपोफाइसिस जो इसको पुश करता है ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म में, वो कौन बनाती है, बेसल सेल बनाती है। तो अब जो जाइगोट है वो डिवाइड करना शुरू करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 सेल से 4 सेल बनेंगी। लेकिन उससे पहले जो एपिकल और बेसल सेल है वो एक अलग अलग डोमेन डिसाइड कर देती है। जो बेसल सेल है उसका काम होगा सस्पेंशन बनाना, और एपिकल सेल का काम है आगे जो भी डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो के पार्ट बनेंगे वो बनाना। तो अब इसमें क्या होगा, आप इसको ऐसे समझे, ये एपिकल सेल है और हम बेसल सेल को मैं रेड कलर से शो कर देती हूँ, ये बेसल सेल है, ये हमारा जाइगोट ही है, जाइगोट में डिफरेंशिएशन हो गया और यहाँ पे एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म पूरा प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूट्रिशन की फॉर्म में। तो जो बेसल आपके सेल हैं उसमें जो आप ऐसे मान सकते हैं जो सस्पेंशन बन रहा है वो इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, ताकि एम्ब्रियो ऊपर की तरफ जाए, इसको क्या मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर बना, इसमें हमने ये सस्पेंशन बनाया, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर आगे जाके ग्लोबुलर स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो जैसे अभी जाइगोट था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चेंज होना होगा तो ग्लोबुलर स्टेज होगी। तो ग्लोबुलर स्टेज में क्या होगा कि थोड़ा सा राउंड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, 4 या 8 सेल स्टेज से ज़्यादा स्टेज में होता है। तो आप इसको सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए, और थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लें ताकि सस्पेंशन को अच्छे से बना सके। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हम इसकी सस्पेंशन बना देते हैं जो इसको बेसल सेल से जो डिराइव हुई हैं और जो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही हैं लगातार, ताकि ये एंडोस्पर्म में जाए और न्यूट्रिशन गेन करता रहे। फिर जैसे जैसे इसमें ग्रोथ बढ़ती जाती है, इसकी थोड़ी थोड़ी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, जो कि आपका एक्चुअल एम्ब्रियो वाला पार्ट है उसकी। तो उसकी शेप कैसे चेंज होती है कि जैसे ये थोड़ा सा हार्ट शेप बनना शुरू हो जाता है, और आगे जाके जब डिफरेंशिएशन होता है इसका हार्ट शेप से तो ये टोरपेडो स्टेज में चेंज हो जाता है। तो जब आप ऐसा मान लो थोड़ा सा इस टाइप से बनना शुरू हो जाता है, और जब फर्दर डिफरेंशिएशन होता है तो इसमें कोटिलीडन बननी शुरू हो जाती है। तो बस आप इसको ऐसे समझें कि जो बेसल सेल हैं एक्चुअल में पुश करती हैं किसको, एपिकल सेल जो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हुआ एक्चुअल में उस पार्ट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, ताकि वो क्या करे, न्यूट्रिशन को गेन करता रहे। अब जैसे कोकोनट वगैरह है उसमें जो आप पानी पीते हैं, नारियल का जो पानी है वो एक्चुअल में क्या है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जिसमें आप व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो क्या बोलते हैं उसको सेलुलर एंडोस्पर्म। तो किस पर डिपेंड करता है कि उसमें जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसे बनता है कि अगर मान लो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता रहे और सेलुलर डिवीजन ना हो तो आपका जो वाटर लाइक सब्सटेंस है वो बनेगा। फिर धीरे धीरे वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला पार्ट सेलुलर पार्ट में चेंज होता रहता है, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। उसके बाद जैसे ही आपकी एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच जाती है कि जब आपका जैसे कोटिलिडनरी स्टेज में आ जाता है, जैसे मान लो ये आपका ऐसे ऐसे पार्ट हम बना सकते हैं।
ये सस्पेंशन वाली कुछ सेल होती है जो उसको आगे तक पुश करती रहती है। अब ये जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू होगा, साथ में ये वाला पार्ट भी डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएट होना शुरू करते हैं, उसको हम नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि सिनगैमी के थ्रू क्या बना आपका, जायगोट बना, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म बना। दोनों प्रोसेस को हमने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट है उसमें 2 सेल बनी, एपिकल सेल, बेसल सेल। एपिकल सेल क्या बनाएगी, जो एम्ब्रियो का वो वाला पार्ट जो आके जाके शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम में चेंज होगा, और जो बेसल पार्ट है वो सस्पेंशन का काम करेगा, सस्पेंशर का काम करेगा, जो एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ पुश करता रहेगा। फिर ये ग्लोबुलर स्टेज में जाता है, हर्ट स्टेज में और टोरपेडो स्टेज में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसकी कोटिलिडनरी स्टेज। अब हम डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ, जो भी हमने पहले इसके बारे में पढ़ा। तो एपिकल सेल, बेसल सेल, सस्पेंशन सेल बनी, 8 to 10 सेल स्टेज तक हो सकता है, मतलब 8 से 10 सस्पेंशन की सेल आपकी बन सकती हैं। ये ग्लोबुलर स्टेज है, ये हार्ट शेप है और ये टोरपेडो स्टेज है। उसके बाद ये कोटिलिडनरी स्टेज है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे रेडिकल को जो डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब जो रूट को बनाएगा वो वाला पार्ट बनना शुरू होगा, और यहाँ पे जो शूट को बनाएगा वो वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होना शुरू होगा। और ये दोनों जो रीजन है क्या है, कोटिलिडन है। ये दोनों क्या है, कोटिलिडन। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम बनाएगा, ये रूट एपिकल मेरिस्टम बनाएगा। तो इसमें जैसे कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे ऐसे पूछ लेता है कि ये आपके पास सिंपल एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर हुई, एग सेल फ्यूज होके जायगोट बना, तो सस्पेंशन सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ बनती है या चैलेजल एंड की तरफ बनती है। तो याद रखें, मेनली अगर माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो वहां पर जो एंडोस्पर्म की तरफ एम्ब्रियो को पुश किया जाता है, तो एम्ब्रियो किसकी तरफ बनेगा, चैलेजल एंड की तरफ। एपिकल सेल कहां पर होगी, चैलेजल एंड की तरफ, और बेसल सेल कहां पर होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। मतलब ये सेल ऊपर की तरफ पुश होती रहती है, डिफ्रेंशिएट होती रहती है, और इस सेल का काम होता है कि इसको ऊपर की तरफ पुश करना, किसके थ्रू, सस्पेंशन के थ्रू। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या याद रखना है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो कहां पर डिफ्रेंशिएट होता है, जहां पर आपका जो सस्पेंशन की जो सेल है वो कहां से अटैच होती है, आपके एम्ब्रियोनिक पार्ट से अटैच होती हैं। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टम में चेंज होंगी, ये शूट एपिकल मेरिस्टम में। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो फिर वो क्या बनाना शुरू कर देता है, कोटिलिडन डेवलप करना शुरू कर देता है। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या आ सकता है कि आपसे पूछें कि जो पोलन ग्रेन है उसको डेवलपमेंट के टाइम फूड कौन प्रोवाइड करता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं टैपेटम। और इसी तरीके से जो ओव्यूल है, ओव्यूल की जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो सैक की जो डेवलपमेंट है उसको कौन प्रोवाइड करता है, इंटेगुमेंट्री, टैपेटम, या फिर उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। अब न्यूसेलस भी क्या हो जाता है, किसी किसी में परसिस्टेंट रहता है, जैसे आपका बीट है उसमें परसिस्टेंट रहता है, या फिर ब्लैक पीपर है उसमें परसिस्टेंट रहता है, लेकिन ज्यादातर में न्यूसेलस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब न्यूसेलस चला गया, न्यूसेलस के बाद कौन आया, एंडोस्पर्म, किसको फूड देने के लिए, जायगोट को फूड देने के लिए। जायगोट जब डेवलप होकर एम्ब्रियो में चेंज हुआ तो उसने अपने फूड स्टोरेज के लिए खुद क्या बना दिए, आपकी 2 शेप में आ सकता है, या तो डाइकोट 2 कोट हो सकती है, या फिर मोनोकोट की फॉर्म में 1 कोटिलिडन हो सकता है। तो जो भी आपके डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें 2 कोटिलिडन होते हैं, जैसे चने को आप ओपन करके देखें तो अलग अलग कोटिलिडन हो जाती हैं, या मेज या गेहूं है उसमें एक ही कोटिलिडन होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कोटिलिडन बनी उसमें जो सेल होंगी उनकी प्लोइडी का लेवल क्या होगा, तो उनकी प्लोइडी का लेवल कितना होगा, 2n। कैसे, क्योंकि वो किससे बनी है, आपकी जाइगोटिक सेल से बनी है। हमने यही तो कहा कि ये क्या है आपका जाइगोट, जाइगोट आगे डिफरेंशिएट होकर इसमें चेंज हो रहा है एम्ब्रियो में डोरमेंसी पीरियड के बाद। तो अब ये जितनी भी सेल उन सबकी प्लोइडी कितनी है, 2n। एंडोस्पर्म के सेल की प्लोइडी कितनी है, 3n। और न्यूसेलस की प्लोइडी कितनी है, 2n। तो ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपसे डाउट पूछे जाए कि एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड कौन कर रहा है, एम्ब्रियो को फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो सीड बन गया उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर है, तो सीड में खाना किस फॉर्म स्टोर में, कोटिलिडन की फॉर्म में स्टोर है। किसी किसी में एंडोस्पर्म भी है, जैसे कोकोनट है, कैस्टर है, उनमें एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर होता है। आज हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, जो एंजियोस्पर्म की काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है।
कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, और रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम कौन कौन से रीजन में बनते हैं। तो आप एक बार इसको पढ़कर देखें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।